हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ये ट्रायंगल क्या होती है? अगर सबसे बेसिक चीज अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जो तीन साइड और तीन एंगल से बना हो, ट्रायंगल। एक ऐसा ज्योमेट्रिक क्लोज फिगर जो तीन साइड और तीन एंगल से बना हो, उसी हम ट्रायंगल कहते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है जो 6-7 में आप लोग पढ़े होंगे या इससे पहले भी आप जानते होंगे कि ट्रायंगल क्या होती है। बट अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th में मुझे ट्रायंगल के अंदर क्या सब पढ़नी है ये जानना है ना, कि क्लास 10th में मुझे ट्रायंगल के अंदर क्या सब पढ़ना है। तो क्लास 10th में आपको ट्रायंगल के अंदर मेनली तीन चीज पढ़ना होता है। पहला चीज सिमिलर फिगर, सेकंड चीज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो फिर इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और तीसरी चीज है आपको सिमिलैरिटी। ये सिमिलर फिगर का ही अगला भाग सिमिलरिटी है। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म सिमिलरिटी है कि किसी भी फिगर को देख के हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर सिमिलर फिगर होगा। इसके लिए जो कंडीशन आती है उसी को हम सिमिलरिटी बोलते हैं। कि सिमिलरिटी कैसे डिफाइंड करें कि सिमिलर फिगर क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होती है। सिमिलर फिगर, चलो सिमिलर फिगर जानने से पहले अगर आपको हम ये पूछ दें कि एक सेम फिगर है, अगर दो फिगर आपको दिया जाए, इसमें पहला फिगर ये है, अगर आपको ये कहा जाए कि इस फिगर को आप कितने तरह से बना सकते हो, मतलब फिगर यही होना चाहिए, शेप यही होना चाहिए। शेप क्या है इसका? ट्रायंगुलर है। इसका एंगल आप मान लो 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60, ए बी सी, यह एक ट्रायंगल है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ट्रायंगल को आप कितने तरह से बना सकते हो, तो आप कैसे करोगे? कितने तरह से बना सकते हो मतलब इसे आप ये क्या क्या कर सकते हो, इससे छोटा भी कर सकते हो और इसको बड़ा भी कर सकते हो। इस ट्रायंगल को आप इससे छोटा भी बना सकते हो या तो फिर इससे बड़ा बना सकते हो। ए डैश, बी डैश, सी डैश। इस ट्रायंगल को क्या किया, हम तीनों तरफ से खींच लिए, मतलब तीनों वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी इक्वल फोर्स लगा के इसको क्या किया, खींच के बड़ा कर दिए। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश बन गया। तो क्या इसका एंगल बदलेगी? नहीं बदलेगी। मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। कंप्रेस कर दिया जाए, इस ट्रायंगल को कंप्रेस कर दिया मतलब छोटा कर दिया जाए, तो ये ट्रायंगल इस तरह से दिखेगा, ए डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश। फिगर यही है, फिगर एक नंबर की फिगर ये है, ठीक है। अगर इसको आप एक्सपेंड कर दे या इसको आप जूम आउट कर दें तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिखेगी। और इसी को अगर आप क्या करो, जूम इन करो या तो फिर छोटा कर दो दबा के, तो ये फिगर कुछ इस तरह से दिखेगी। लेकिन इसका एंगल अभी भी क्या होगा, 60 60 60। तो अब ये बताओ, क्या यह तीनों फिगर सिमिलर फिगर होगा? क्या ये तीनों फिगर एक जैसा दिख रहा है क्या? तो अगर एक जैसा दिखने की बात करें, अगर रिजेंबल लाइक की बात करें, अगर एक जैसा दिखने की बात करें तो ये तीनों फिगर दिखने में तो एक जैसा है। लेकिन क्या ये तीनों फिगर एक ही है? नहीं है। ये फिगर सबसे छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है। इसका मतलब इसका साइज अलग अलग है, इसका साइज अलग अलग है। सबसे छोटा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये और इससे थोड़ा बड़ा ये है, लेकिन दिखने में कैसा है, एक जैसा है, ठीक है। तो अगर हम सिमिलर फिगर की बात करें कि सिमिलर फिगर हम किसे कहेंगे, ठीक है, सिमिलर फिगर हम किसे कहेंगे। तो सिमिलर फिगर होने के लिए क्या जरूरी है, कुछ कंडीशंस होती है। हम कैसे पता करें कि कोई दो फिगर सिमिलर है, कोई दो फिगर सिमिलर है, इसको पता कैसे करेंगे? तो सिमिलर फिगर होने के लिए सबसे पहला चीज क्या है, आप यहां देखे थे कि एक छोटा सा डायग्राम था, इसी को एक्सपेंड कर दिए थे तो एक बड़ा सा डायग्राम बन गया, ठीक है। ये ए बी सी, इसे आप ए डैश, बी डैश,
सी डैश बोल दो, तीनों का एंगल 60-60 था, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए थे, ठीक है, ये एंगल बराबर होगा। ये दोनों फिगर सिमिलर होगा, इसके लिए क्या होनी चाहिए कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम शेप होगा, सेम शेप होगा। ये शेप कहने का क्या मतलब है, देखो अगर ये कहेंगे, अगर हम आपको बता दें कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, इसके मतलब ये दोनों का दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका शेप कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। अगर ये बना दिया है सर्किल और ये बना दिया है आपको रेक्टेंगल, तो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप कहलाएगा आपको, इसका शेप कहलाएगा सर्कुलर, इसका शेप कहलाएगा रेक्टेंगुलर। मतलब शेप समझ में आया, ये दोनों का शेप है, मतलब दिखने में अलग अलग है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, शेप कहलाएगा। साइज की अगर बात करें तो ये छोटा है, ये बड़ा है, सिंपल है ना। तो शेप क्या होना चाहिए, इसका सेम होना चाहिए, सिमिलर फिगर के लिए शेप सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि साइज जो होगी ना, चाहे तो छोटा भी हो सकता है या तो फिर साइज बड़ा भी हो सकता है। साइज छोटा भी हो सकता है और साइज बड़ा भी हो सकता है। तो साइज क्या होता है, चाहे तो सेम या तो फिर डिफरेंट। सेम साइज का भी हो सकता है और डिफरेंट साइज का भी हो सकता है। ये दो कंडीशन होती है सिमिलर फिगर के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल और ले लूँ यहाँ, आपको यहाँ पे शेप क्लियर हो गया हो कि शेप क्या होती है और साइज तो आप सबको जानते होंगे, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लें, तो ये बताओ आप, इसका शेप क्या है, सॉरी सर्किल मेरा खराब हो रहा है आज। इसका शेप क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। ये थोड़ा इससे बड़ा सर्किल बन गया, ये छोटा सर्किल, ये बड़ा सर्किल, तो क्या यह सिमिलर होगा। तो सिमिलर होने के लिए पहला कंडीशन देखो क्या है कि सेम शेप होना चाहिए। इसका भी शेप क्या है, इसका शेप क्या है, इसका शेप है आपको सर्कुलर, इसका शेप सर्कुलर, इसका भी शेप सर्कुलर। इसका मतलब पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। और साइज तो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या तो फिर बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, सेम और डिफरेंट, चाहे तो बराबर हो जाए चाहे तो बड़ा या छोटा हो जाए। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी एक सही है। तो इस दोनों फिगर को हम क्या बोलेंगे, दोनों का दोनों फिगर सिमिलर फिगर है। और कुछ कंडीशन, कुछ फिगर ले लेते हैं हम। एक रेक्टेंगल ले लिए छोटा सा, इसी को हवा भर भर के क्या करें, इसको हम बड़ा कर दिए, इसी को हवा भर के हम क्या किए, बड़ा कर दिए। एक बताओ, क्या इस दोनों फिगर का शेप सेम है। तो देखो शेप, ये छोटा सा है, ऐसे बड़ा सा है, इसका शेप क्या है, इसका शेप है रेक्टेंगुलर, इसका भी शेप है रेक्टेंगुलर। तो दोनों का शेप तो सेम है, क्या साइज पे डिपेंड करेगा, ये साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम साइज का हो या डिफरेंट साइज का हो, सिमिलरिटी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या है, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये दोनों का दोनों फिगर कैसा होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। चलो एक हम आपका फोटो बना लें। और आपका हम एक फोटो बनाते हैं, जैसे मान लो ये आप हो, ठीक, ये आप हो, आपका ये दो हाथ है और दो पैर है, ठीक है। और तीन चोटी बना लेते, मेरा तीन चोटी फेवरेट है, ठीक है। ये आपका फोटो है। इसी फोटो को हम क्या किए, मोबाइल से इस तरह से जूम करके बड़ा बना दिए, ठीक। इसी फोटो को हम जूम करके क्या किए, बड़ा बना दिए। चोटी तो तीन ही रहेगी, चोटी तो घटे बढ़ेगी नहीं ना, ये चोटी होगी। तो ये दोनों फिगर देखो, क्या ये आप ही हो, ये छोटा सा फिगर है,
ये आप इसी को जूम करके बड़ा फिगर कर दी, तो क्या इसका शेप बदला? क्या इसका शेप बदला? नहीं। अब इसका शेप क्या है? शेप आप खुद सोच लो, इसका शेप क्या होने वाला है? इसका साइज छोटा से बड़ा हो गया, लेकिन दोनों देखने में कैसा होगा? एक ही जैसा होगा। आपका फोटो मान लो ये 4x6 का है, ठीक है, ये 4x6 का है, ठीक है, और ये मान लो आप 8x12 का है, ये 8x12 का है। फोटो देखते हो ना, फोटो फ्रेम बनता है, ये 4x6 का फिगर है और ये 8x12 का फोटो है। तो क्या इसका साइज बदल गया, लेकिन इसका शेप नहीं बदला? शेप क्या है ये आप खुद से सोच लेना, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होगा क्या? हाँ, ये दोनों का दोनों सिमिलर होगा। चलो एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें। ये दोनों शेप कैसा है? तो आप ये मत बोलो कि ये दोनों ट्रेंगुलर है। हाँ, ट्रेंगुलर तो है, लेकिन ये इक्विलेटरल है, ठीक है, हम इसको 60-60 मान के चलते हैं। ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। ये इक्विलेटरल है, लेकिन क्या ये इक्विलेटरल है? नहीं, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगुलर है। अच्छा से लिख देते हैं, ये है आपको राइट एंगुलर, ये है आपको इक्विलेटरल, ये है इक्विलेटरल और ये है राइट एंगुलर। तो क्या इसका शेप इक्वल है? क्या शेप सेम है? नहीं है। क्या इसका साइज पे जाएंगे हम? नहीं, साइज को हम देखेंगे ही नहीं, चाहे साइज छोटा हो, बड़ा हो या बराबर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो साइज के लिए तो हम कोई रिमार्क ही नहीं देंगे कि साइज इसका कैसा है, क्योंकि ये शेप में ही फेल हो गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इसका सेम शेप होना चाहिए। तो ये दोनों फिगर क्या सिमिलर होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखो, आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे 9th में, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, या तो फिर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होती है? दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर। बहुत पतला चल रही है। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है? देखो, आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े होंगे 9th में, उम्मीदतः आपको याद होंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी के भी देखो, कॉन्ग्रुएंस, यह एक रेक्टेंगल है, यह एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी 1, तो ये दोनों का दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट हम कैसे पता करें कि ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर इसको हम कॉन्ग्रुएंट को और इजी वे में समझें, देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब क्या होता है? सभी अंग समान, सभी अंग समान, समान मतलब इक्वल। इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है आपको सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, मतलब इसका ईच पार्ट इक्वल होना चाहिए, इसमें छोटा बड़ा ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको बराबर चाहिए, ठीक है, इसको बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए मतलब शेप तो इक्वल होगा ही होगा। पहला कंडीशन क्या है? कि सेम शेप तो होगा ही होगा, सेम शेप तो होगा ही होगा। और दूसरा क्या है? इसका साइज भी सेम होना चाहिए, इसका साइज भी क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए, एंड सेम साइज।
मतलब देखने में तो एक जैसा होना ही चाहिए, लेकिन इसका साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसको हम जूम नहीं कर सकते, ठीक ना, इसको हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर हम इस डायग्राम को उठा के इस डायग्राम पर डाल दें तो ये डायग्राम क्या करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। ये डायग्राम एक दूसरे पे क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर, अगर इसका हम एग्जांपल लूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर का, तो एक तो यही हो गया आपको, ये दोनों रेक्टेंगुलर है, इस दोनों का, ये दोनों कैसा है, रेक्टेंगुलर है, पीछे आपको समझाएं। अगर रेक्टेंगुलर है इसका मतलब शेप इक्वल है, इसका लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका साइज भी इक्वल हो गया, तो ये दोनों क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अगर यहां हम एक सर्किल लेते हैं, सर्किल तो बन नहीं रहा है, मान लो सर्किल है यार, ये भी सर्किल है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस होना चाहिए। अगर ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर इसका रेडियस चेंज हो जाएगा, अगर इसका रेडियस क्या हो जाए, 3 सेंटीमीटर हो जाए, तो यह सिमिलर तो होगा। ये दोनों फिगर मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 एंड 3 ये दोनों सिमिलर होगा क्या, सिमिलर होगा क्या, हो जाएगा सिमिलर। क्यों सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का शेप सेम है, यह भी सर्कुलर है, यह भी सर्कुलर है। इस दोनों का साइज सेम हो या डिफरेंस हो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो साइज इसका क्या है, डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या 1 एंड थर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या 1 एंड थर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो देख लो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंट के लिए होना चाहिए सेम शेप, तो शेप तो सेम है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, ओके। दूसरा कंडीशन है सेम साइज, क्या साइज सेम है, नहीं है। अगर साइज सेम नहीं है तो यह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होती है। अगर इसको वेन डायग्राम पर देखें, वेन डायग्राम सिंपल है, आप लोगों को पता नहीं, नाम से शायद डरते होंगे, पर देखो क्या कहना चाहते हैं। चलो 2 सेंटीमीटर, यह भी आपको 2 सेंटीमीटर, और यह आपको है 4 सेंटीमीटर, ठीक। यह 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो क्या ये 1 2 3 में कौन कौन सा सिमिलर होगा और कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आप 1 और 2 को देखो तो इस 1 और 2 में यहाँ पर हम लिखते हैं शेप, यहाँ लिखते हैं साइज, शेप कैसा है, साइज कैसा है। अगर 1 की शेप की बात करें, 1 एंड 2 का, 1 एंड 2 का, 1 एंड 2 का, तो शेप सेम है क्या, है, शेप सेम है। क्या साइज सेम है, साइज भी क्या है, सेम है। अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो क्या यह दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा। तो इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। देखो शेप भी सेम है क्योंकि यह सर्कुलर, यह सर्कुलर, 1 एंड 2 की बात कर रहे हूँ, ठीक है, 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो क्या होगा, ये दोनों का दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर यही हम 1 एंड थर्ड या 2 एंड थर्ड की बात करें, 2 एंड थर्ड की बात करें, तो क्या दोनों का शेप सेम है, 2 ये और ये, तो दोनों का दोनों सर्कुलर है, इसका मतलब शेप सेम है, तो शेप कैसा है इसका, सेम है। क्या साइज की बात करें तो क्या ये साइज सेम है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला है या 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, इसका साइज सेम नहीं होगा, इसका साइज क्या है, डिफरेंस है। अगर इसका साइज डिफरेंस है, शेप सेम है और साइज डिफरेंस है, शेप सेम है यह कंडीशन सही है, साइज डिफरेंस है यह कंडीशन फॉलो नहीं किया,
तो क्या यह कॉन्ग्रुएंट होगा? यह कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर हम देखें इसको सिमिलर के लिए, तो शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइज वाला को भी एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये दोनों का दोनों क्या होगा? 2 एंड 3 क्या होगा? सिमिलर फिगर होगा। ठीक है। और देखो क्या और कुछ देख सकते हो आप? अगर फर्स्ट के लिए देखें, ये फर्स्ट एंड 2 के लिए तो शेप सेम है, फर्स्ट और 2 में शेप सेम है। अगर शेप सेम है तो इसके लिए यह कंडीशन फॉलो कर गया। साइज भी सेम है, फर्स्ट एंड 2 के लिए साइज भी क्या है? सेम है, तो साइज भी सेम है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर गया। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये दोनों का दोनों फिगर क्या होगा? ये दोनों का दोनों फिगर सिमिलर भी होगा, ये दोनों का दोनों फिगर सिमिलर भी होगा। अब आप एक चीज यहां से देखो, यह 1 और 2 सिमिलर भी है, 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, इसका मतलब जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वह सिमिलर फिगर होगी। ठीक है ना? कहाँ इसको हम यहाँ बना लेते हैं, इसको आप साइड में कहीं कॉपी पे लिख लेना, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो 1 एंड 2 कॉन्ग्रुएंट भी है एंड 1 एंड 2 सिमिलर भी है। इसका मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर या ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर। सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर, सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह दो, सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा। सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? सिमिलर होगा। तो सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ये बताओ क्या ये 2 एंड 3, ये 2 और 3, 2 एंड 3 सिमिलर तो है, बट क्या 2 एंड 3 कॉन्ग्रुएंट है? तो नहीं है। इसका मतलब सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होगा, बट सभी का सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो सभी का सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब इस डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन 2 3 तो क्या है? 2 3 सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब 2 3 सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट भी है। नोट all congruent figures are similar। सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? सिमिलर होगा। बट ऑल सिमिलर फिगर, ऑल सिमिलर फिगर, सभी का सभी सिमिलर फिगर मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी कॉन्ग्रुएंट। सभी का सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट सभी का सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। अब इस लाइन को याद रखोगे, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहती है। ठीक है, अब इसे हटा दो। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर आपको समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए क्या जरूरी है कि शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। लेकिन सिमिलर फिगर होने के लिए क्या कंडीशन है? शेप तो सेम होना चाहिए, बट साइज मैटर नहीं करता है। साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन में कि ऑल सर्किल आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सभी का सभी सर्किल सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो
सर्किल अगर कह रहा है तो सर्किल छोटा भी हो सकता है, सर्किल बड़ा भी हो सकता है और सर्किल बराबर भी हो सकता है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर सर्किल छोटा हो और दूसरा सर्किल बड़ा हुआ तो यह कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, यह क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो छोटा छोटा है आप कर लेंगे। और एक कंडीशन आती है प्रोपोर्शन का। जब प्रोपोर्शन को किया जाएगा कि सिमिलर फिगर होने के लिए क्या प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन अलग अलग होना चाहिए, ये चीज़ हम देखेंगे जब सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे या सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके लिए अब इतना ही रहते हैं सिमिलर फिगर में। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी का हम यहाँ प्रूफ नहीं देखेंगे क्योंकि यह क्लास जो है क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। तो हम इतना मान के चलते हैं कि ये बीपीटी ये जो है या थेल्स थ्योरम जो है बीपीटी या तो फिर थेल्स थ्योरम, ये आपका प्रूफ तो आता ही होगा ना, क्योंकि आपको अगले वीक एग्जाम है बीपीटी या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसका स्पेलिंग और गलत हो सकता है, आप चेक कर लेना और खुद से सही कर लेना। ठीक है, स्पेलिंग आप सही कर लेना। ये थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम क्या होती है, बीपीटी क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है। बीपीटी कहता है मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी से, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन को, किसी एक लाइन को मान लो डी ई एक लाइन है, किसी एक लाइन को, किसी एक लाइन को किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाए। किसी ट्रायंगल में किसी लाइन को किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाए, जहाँ यहाँ जैसे कि यहाँ पे डी ई पैरेलल्स टू क्या चीज़ है, बी सी है। किसी एक लाइन को किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाए तो वह लाइन बाकी दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा या इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। प्रोपोर्शन नहीं होगा, रेशियो होगा। चलिए इसको शुरू से पढ़ते हैं। स्केल होगा कहीं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे पढ़ना है बीपीटी या थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो फिर इसे हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ये बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या होती है। बीपीटी का कहना है, बीपीटी का कहना है कि अगर किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन, किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाए, ठीक है, किसी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाए। यहाँ पे हम डी ई पैरेलल कर लिए बी सी। अगर कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल खींचा जाए तो वह दो लाइन बाकी दो साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ मान लेते हैं इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल होगा तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होगी, अगर डी ई बी सी के पैरेलल्स है और डी ई कट करता है ए बी को और ए सी को, तो डी ई दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो क्या होगा यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे रेशियो हो जाएगी आपको ए डी रेशियो ए डी ये वाला भाग
AD रेशियो DB इक्वल्स टू AE रेशियो EC, AE रेशियो EC, डेट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। बस इतना सा ही थेल्स थ्योरम है कि अगर कोई लाइन किसी एक साइड की पैरेलल खींचा जाए तो वह लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम थेल्स थ्योरम बोलेंगे या बीपीटी बोलेंगे। इसका हम यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं बताएंगे, ठीक है। प्रूफ आप खुद से कर लेना, क्योंकि आपका एग्जाम है तो इतना हम मान के चलते हैं प्रूफ आता होगा। हम मुझे ये क्लास लेने का बस इतना सा मकसद है कि आप लोगों को जो ट्रायंगल में इतना डर लगता है उस डर को ख़त्म करना। ये डर कब ख़त्म होगा, जब आपको इस ट्रायंगल का क्वेश्चन बनने लगे और कॉन्फिडेंस के साथ बनने लगे कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा और क्वेश्चन आसान होती है। तो आपको ये क्लास खत्म होते होते, ये क्लास कहने का सेंस मतलब है कि ट्रायंगल खत्म होते होते आपको ट्रायंगल से डर खत्म हो जाएगी, ठीक है, और आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, वो भी कॉन्फिडेंटली, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। और ट्रायंगल बहुत ही आसान है, जितना आप डरते हो ट्रायंगल से, ट्रायंगल उतना ही आसान है। ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा तो डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हम थेल्स थ्योरम रिवाइज करवाते हुए चलते हैं, जो आपको क्वेश्चन बनाने में मुझे दिक्कत न हो कि आपको पता है या कितना पता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये है कि अगर DE BC के पैरेलल होगा तो ये DE बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको एक रिजल्ट ये याद रखना है, ये वाला रिजल्ट एक याद रखना है। अगर यहाँ पे हम AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC दोनों तरफ हम 1 ऐड कर दें, अगर हम क्या करते हैं AD बाई DB में भी एक ऐड कर दें और AE बाई EC इसमें भी क्या करते हैं एक ऐड कर दें, अगर इस दोनों में हम एक एक ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये AD प्लस DB बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC प्लस EC बाई EC। अब देखो AD प्लस DB क्या होगा, AD मतलब यहाँ से यहाँ का भाग प्लस DB यहाँ से यहाँ का भाग, इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा AB बाई DB। इसी तरह से EA और EC, AE और EC ये दोनों जोड़ के क्या होगा AC इक्वल्स टू AC बाई EC, ठीक है। तो ये दूसरा रिजल्ट हो गया कि AB बाई DB इक्वल्स टू AC बाई EC। इसको और लिख सकते हो आप, इसको और किस तरह से लिख सकते हो, इसको पलट दो, सीधा पलट दोगे तो क्या होगा DB बाई AB इक्वल्स टू EC बाई EC। आपको दूसरा रिजल्ट ये याद रखना है, पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है DB ये छोड़ नीचे वाला भाग बाई AB पूरे भाग, EC बाई पूरे भाग, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ क्या कि नीचे वाला भाग बाई ऊपर वाला भाग, यहाँ क्या होगा नीचे वाला भाग बाई ऊपर वाला भाग। और इसे आप एक तरह से और लिख सकते हो, हम एक क्या करते हैं यहाँ पर हम रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट क्या है यहाँ पे, पहला रिजल्ट आपका ये आ गया कि ऊपर वाला भाग AD बाई नीचे वाला भाग DB इक्वल्स टू ऊपर वाला भाग AE बाई नीचे वाला भाग EC। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है नीचे वाला भाग DB बाई पूरा भाग AB इक्वल्स टू नीचे वाला भाग EC बाई पूरा भाग EC, ठीक है। और इसको और एक चीज लिख सकते हो, और ऊपर वाला भाग AD, चलिए इसको तीसरा ही मान लो, लेकिन तीसरा है नहीं ये दूसरा ही है, AD ऊपर वाला भाग बाई AB नीचे वाला भाग इक्वल्स टू AE ऊपर वाला भाग बाई पूरा भाग EC। तो ये 2 या 3 रिजल्ट का आपको क्या करना है, याद रखना है। इस दोनों तीनों रिजल्ट से आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं, और जितना भी प्रूफ करने वाली क्वेश्चन है ना इसी से बन जाएगी। और एक चीज और आगे है, बीपीटी के आगे क्या चाहिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
तो एक चीज याद रखो बीपीटी में, बीपीटी क्या कहता है कि अगर पैरेलल होगी तो रेशियो बराबर होगा। ठीक है, पहला रिजल्ट ये है, ये तो फर्स्ट का हो गया। इसी का कंक्लूजन वगैरह लिखे आप, कंक्लूजन भी लिखे कि अगर पैरेलल्स होगी, टू लाइंस पैरेलल होगी, अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो पैरेलल होने पे क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा। इस पैरेलल को ऐसे लिख लो, पैरेलल, पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड बीपीटी। हम शॉर्ट में लिख दिए आपको याद रखने के लिए, पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। क्या पैरेलल होगी, दो लाइन पैरेलल होगी, एक एई और बीसी की, एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी, एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगी, तो रेशियो इक्वल होगा। क्या रेशियो इक्वल होगा, बाकी दो साइड का जो डिवाइड करेगा ना वो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बीपीटी कहलाता है। अब आगे अब देखो कन्वर्स, बीपीटी का ही अगला भाग है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमसे ज्यादा शॉर्ट तो आप लोग यूज करते हो। ठीक है, चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी का कन्वर्स मतलब बीपीटी का उल्टा। ठीक है ना, मतलब बीपीटी कहेगा कि ये दिन है तो कन्वर्स बीपीटी कहेगा नहीं ये रात है, मतलब इसके जस्ट उल्टे की बात करेगा। ठीक है, उल्टी नहीं उल्टा। ठीक है, चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर इफ रेशियोज आर इक्वल, इफ एडी ये बाय डीबी ये वाला भाग इक्वल एई बाय ईसी, अगर रेशियो इक्वल होगा, अगर रेशियो इक्वल होगा देन ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल्स होगी, देन डीई पैरेलल्स टू बीसी। ठीक है, एक चीज यहां अच्छा से आप देख लो, डीई पैरेलल्स टू बीसी, यह एरो आपको प्रूफ करने में बहुत ही हेल्प देने वाला है। ठीक है, अगर ये आपको याद रखोगे इस तरह से कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो बाकी ये डीई और बीसी क्या होगा, पैरेलल्स होगी। ये आपको क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ क्या कह रहा है, बीपीटी कह रहा था कि अगर पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, कन्वर्स बीपीटी कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, अगर रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो बीपीटी कहता है पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा, कन्वर्स बीपीटी कहता है अगर रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसे आप क्या करोगे, अच्छा से याद रखोगे। अगर ये दोनों चीज आप याद रखते हैं, और एक चीज और आपको बताएंगे, जब दो ट्रेंगल का कंडीशन आती है तब किस तरह से हम सोचते हैं। अगर इस आप तीनों चीज को आप याद रखोगे तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, मतलब बीपीटी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, इन ट्रेंगल एबीसी डीई पैरेलल्स टू बीसी, डीई क्या है, बीसी के पैरेलल्स हैं। ओके, जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। इतना पढ़ के ही हमको दिमाग में आ जाना चाहिए था कि पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। इफ AD by DE equals to 5/7 and CE equal to 56, then AE क्या होगा,
ए ई क्या होगा या ए सी क्या होगा, ए सी क्या होगा। ठीक है, पहले ए निकाल लेते, ए सी बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन दिया गया है किसी ट्रायंगल एबीसी में डी ई बी सी के पैरेलल होगा और ए डी बाई डी ई 5/7 है और सी ई का वैल्यू 56 है, तो ए ई का वैल्यू क्या होगा। देखो आप जब आपको ये बोल दिया गया कि ये दो साइड क्या है, पैरेलल हैं, दो साइड मतलब एक लाइन और एक साइड पैरेलल हैं, तो बाकी दो का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लैंग्वेज लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, सॉरी प्रूफ तो यहाँ है यहाँ फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, गिवन दैट DE इज पैरेलल्स टू BC, DE किसका पैरेलल है, BC, एंड AD by DE equals to 5/7 and CE equals to 56. We have to find हमें क्या निकालना है, AE क्या होगा। ठीक है, we have to find AE according to BPT या by using BPT या अकॉर्डिंग टू BPT आप लिख सकते हो। अगर कहीं कोई मीनिंग गलत हो तो आप सही कर लेना। ठीक है, बाय यूजिंग BPT के अनुसार क्या होगा, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब क्या करोगे, इसका वैल्यू पुट कर दो, फाइंड कर दो। AD कितना है, AD बाई DB दिया है 5/7 इक्वल्स टू AE जो आपको निकालना है बाई CE या EC 56। तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो कि AE कितना होगा, AE होगा 5/7 इंटू 56, 7 8 जा 56 इट मीन्स 40। तो AE कितना आ गया, 40 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन हमको ये कह दिया जाता कि AE के साथ AC क्या होगा, AC क्या होगा, तो आप जानते हो कि AE कितना आ गया, AE आ गया आपको 40 और EC दिया है आपको 56। तो यहाँ से अगर आप AC निकालो तो AC क्या होगा, AE प्लस C, इस दोनों का आप ऐड कर दोगे तो कितना होगा 96। ठीक है, तो यह इस तरह का एक बेसिक क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाती है, तो इसे आप याद रखोगे। क्वेश्चन ए, फाइंड x निकालिए। आप इसका लैंग्वेज लिख लोगे, हम आपको बता दूं यहाँ पे किस तरह से करनी है। यहाँ दिया है कि AD पैरेलल्स टू BC, AD BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है। अगर AD BC के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम या अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT के अनुसार क्या होगा कि अगर AD DE पैरेलल्स टू BC then AD by DB equals to AE by EC, AD by DB equals to AE by EC। ओके, तो अभी वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगी। ठीक है, कर ही देते हैं। चलो, AD है आपको x, DB है आपको x-2, AE है आपको x+2 और EC है आपको x-1। तो जब भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए, मतलब यहाँ तो तब तो थ्योरम था, इसके नीचे तो कैलकुलेशन ही है, तो आप जानते हो कि अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो जहाँ भी कैलकुलेशन आ जाए वहाँ थोड़ा स्लो करने लगो, जो आपको गलत ना हो। क्योंकि आप होगा क्या, एग्जाम में आपको कोई प्रेशर होगा, तो प्रेशर होने पे आप जानते तो सब कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में आपका आंसर नहीं आते रहता है। इसका रीजन क्या है, आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में बार बार मिस्टेक करते हो। तो आप जानते हो कि अगर आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो जब भी कैलकुलेशन आए, तो कैलकुलेशन जब भी आएगा तो कैलकुलेशन के पास क्या करो, आप स्लो सॉल्व करने लगो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू सॉरी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को मार देगी, यहाँ पे माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 4 और एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 4। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो एग्जाम में जब भी आए, या एक्स दे दे या तो फिर पॉइंट में दे दे। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि AD कितना है, AD है आपको 2.3, DB है आपको 4.6, AE है आपको कितना दे दे, ए दे देते हैं 3 दे देते, कुछ भी दे दो ना आ जाएगा, और EC आपको निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपने कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखना है कि कैलकुलेशन में मेरा गलती ना हो, कि अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा तो फिर आप सब कुछ जान के भी आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो कैलकुलेशन आपको गलत नहीं होना चाहिए, बाद बाकी आसान है। देखो कितना, ये 2 गुना कर दें, इसका 2 गुना आंसर हो जाएगा, आंसर कितना होगा 6 होगा आंसर। कैसे फाइंड करके देख लो, अगर इसे आप फाइंड करोगे, इसे आप हटा ही दो, चलो इसको यहीं पर पुट कर देते हैं। अगर आप इसे फाइंड करोगे तो AD है आपको 2.3, AD है 2.3, DB है आपको 4.6, इस AE है आपको 3 एंड EC है आपको ये निकालना है EC अगर आपको निकालना होगा तो EC इक्वल टू हो जाए आपको 3 इंटू 4.6 बाई 2.3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इतना आप समझते होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कितने बार मिलेगा 2 टाइम्स में जाएगा तो 3 2 जाए कितना होगा 6, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं आंसर 6 हो जाएगा। ये आंसर कैसे पता चल जाएगा 6 होगा, देखो AD बाई DB ये कितना है 2 गुना है, तो ये भी इसका क्या होगा 2 गुना होगा, जितना टाइम्स होगा ये भी इसके इतने टाइम्स होगा, इसका 2 गुना ये हो गया तो इसका 2 गुना कितना होगा 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। तो आंसर आप डायरेक्ट भी गेस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो यह हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन मतलब बीपीटी पे, कि बीपीटी पे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं सीबीपीटी पे, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप जानते हो कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी जानते हो। क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, यही ट्रायंगल ले लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल में DNER पॉइंट ऑन साइड AB एंड EC, D और E 2 पॉइंट है, D और E 2 पॉइंट है ऑन साइड AB एंड AC, AB और AC पे, एंड AB इक्वल्स टू 12, AB अच्छा AB यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 है, AD इक्वल्स टू 8, AE इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 12 एंड AC इक्वल्स टू 18, और AC कितना है 18 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो डैट DE पैरेलल्स टू BC, हम ये प्रूफ करना है कि ये DE जो है, ये DE जो है टेढ़ा हो गया DD, ये DE जो है ये DE किसके पैरेलल होगा BC के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि ये DE BC के पैरेलल हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि अगर DE पैरेलल्स टू BC मुझे प्रूफ करना है, अगर पैरेलल प्रूफ करना है, इसके लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि रेशियो को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर रेशियो किसका रेशियो AD और DB का और AE और EC का, अगर इस दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तब ये क्या होगा दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल्स हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं CBBT, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ है, ठीक है।
चलो सॉल्यूशन, given that we have to prove क्या दिखाना मुझे कि DE पैरेलल्स टू BC, DE BC के पैरेलल है। और क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या क्या दिया है, AB इक्वल्स टू 12, AD इक्वल्स टू 8, AE इक्वल्स टू 12 एंड AC इक्वल्स टू 18। ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है। क्या क्या वैल्यू है कि AB कहाँ गया भाई, AB यहाँ से यहाँ भी पूरे कितना है 12 है, AD यहाँ से यहाँ ये 8 है, AE यहाँ से यहाँ कितना है 12 है, और AC 18, ये पूरे का पूरे 18 है। ये हमको इतना चीज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इतना दिया हुआ है, आगे हम क्या करें, सो अगर मुझे AD और AB दिया हुआ है तो हमको DB निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या करेगा, DB इक्वल टू होगा आपको, DB इक्वल टू होगा AB माइनस AD, AB माइनस AD। AB है 12 और AD है 8, तो ये दोनों घटा के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब AD हमको DB निकल गया कितना 4, ये वैल्यू हमको फाइंड हो गया 4। इसी तरह से यहाँ ऊपर का भाग दिया हुआ है, नीचे का भाग निकालना है, तो EC इक्वल टू क्या होगा, EC इक्वल टू होगा आपको, EC इक्वल टू होगा AC पूरे भाग AC माइनस ऊपर वाला भाग AE इक्वल टू AC है 8, AC है कितना 18 है, AC 18 और AE है 12, तो कितना होगा, घटा के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, ये वैल्यू हमको निकल गया। अब हम यहाँ से लाते हैं 9 AD ऊपर वाला भाग बाय DB नीचे वाला भाग इक्वल टू AD कितना है, AD है कितना, AD 8 बाय DB कितना है 4, AD बाय DB इक्वल टू कितना है 2/1, ठीक है। एंड AD, अगर AD ऊपर वाला भाग ले तो इधर भी ऊपर वाला भाग लेंगे AE बाय EC नीचे वाला भाग, AE कितना है, AE है 12 और EC यहाँ पर निकाले थे, कहाँ, यहाँ EC कितना है 6, ये भी कितना हो गया 2/1। ये दोनों रेशियो हम निकाल लिए, ठीक है। हेंस या 10 कुछ भी लिख सो, 10 क्या हुआ यहाँ पे, AD बाई DB इक्वल्स टू, ये भी 2/1 ये भी 2/1, AE बाई EC, ठीक है। रेशियो क्या दिख रहा है, इक्वल हो गया। और जब रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, किसके अनुसार, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अब इसको इधर हटा देते हैं, हमको स्पेस चाहिए थोड़ा, ठीक है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आप फुल फॉर्म लिख लेना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी AD इक्वल्स टू DB एंड AE इक्वल्स टू E बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या होगा, DE पैरेलल होगा किसका, BC का, क्योंकि रेशियो इक्वल हो गया। तो कौन कौन सा पैरेलल होगा, DE किसका पैरेलल होगा, DE किसके पैरेलल होगा, EB के, ठीक है।
So by the converse of BPT theorem, DE parallels to BC. DE क्या होगा? BC के पैरेलल हो गया। ठीक है, प्रूफ यही दिखाना था। आपको क्या किया जाएगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन दे दी जाएगी, आपको वैल्यू भी दे दिया है और आपको ये प्रूफ करना है कि यह दोनों क्या प्रूफ करना है कि DE BC के पैरेलल होगा। अगर DE देखो हमको क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लिखे थे ना कि अगर पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अगर मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इसीलिए बोले थे ये बहुत ही जरूरी है। पैरेलल यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के। अगर मुझे पैरेलल प्रूफ करना है इसके लिए हमको रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। पैरेलल प्रूफ करने के लिए रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशियो को हम क्या किए? इक्वल कर दिए। जब रेशियो इक्वल हो गया तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से दोनों का दोनों क्या होगा? एक लाइन और एक साइड क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पैरेलल दे दिया जाता है, आपको पहले और इससे पहले जो भी क्वेश्चन किए उसमें क्या कहता था कि DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है तो आप एक साइड फाइंड करो, ये क्वेश्चन था। तो अगर आपको पैरेलल दिया रहता है तो हमको क्या निकालना होता है? रेशियो को इक्वल करना होता है, रेशियो निकालना होता है, या तो फिर रेशियो को इक्वल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये कह दिया जाए कि कोई क्वेश्चन में कि कोई दो लाइन पैरेलल हैं, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो बाकी जो दो बचता है उसका रेशियो को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, आप ये याद रखो कि अगर आपको जब भी पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोला जाए, तो अगर पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। सिंपल। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आप सीख गए होंगे कि दो तरह के क्वेश्चन भी कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोनों। अब हम अगले क्लास में ये देखेंगे कि जो भी BPT और CBPT पे, मतलब BPT और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम पे जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रूफ करने वाला, उस क्वेश्चन को हम एक वीडियो में देख लेंगे। उसके अगले क्लास में हम सिमिलरिटी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी 2 या 3 क्लास आपको ट्रायंगल पे मिलेगी। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।